ऐसा क्यों होता है कि जब भारत से सटे हुए देशों में कोई क्रांति होती है, कोई आंदोलन होता है, तो जो भारत के नेता हैं, भारत का विपक्षी दल होता है, उसकी बातें खुल जाती है, वो नई नई उम्मीदें पाल कर बैठ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है। जब श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, तो विपक्षी पार्टियों ने उसी बहाने से ये बताने की कोशिश की कि भारत में भी ये हो सकता है। भारत में ऐसा क्यों होगा? भारत में ऐसा कभी नहीं हो सकता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ऐसा नहीं है कि भारत को जलाने के लिए भारत में इस तरह की स्थितियां पैदा करने के प्रयास नहीं किए गए। भारत में भी बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे CAA के नाम पर हो। लेकिन जब CAA का हुआ प्रदर्शनकारी 1.5 साल तक बैठे रहे, संसद का घेराव हुआ, किसान लाल किले तक पहुंच गए, लेकिन सरकार चुप रही। और इस सरकार के प्रशंसक, जो कट्टर समर्थक थे, उनका कहना था कि सरकार बहुत गलत कर रही है, सरकार को चाहिए कि इनको सप्रेस किया जाए, इनकी आवाज़ को दबाया जाए, सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। लेकिन सरकार ने उस समय भी कुछ नहीं किया जब लाल किले पे चढ़कर अराजकता फैलाई गई। दिल्ली के ITO चौक तक ट्रैक्टर दौड़ते रहे, रात भर में हजार ट्रैक्टर आ गए, खुलेआम शस्त्रों का प्रदर्शन हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन पुलिस ने एक भी गोली नहीं चलाई। क्योंकि इस सरकार में बैठे लोग ये तो इतना तो जानते थे कि इसमें कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो ये चाहती हैं कि भारत में भी आंदोलन भड़क जाए, भारत में भी जनता मारकाट पे उतारू हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सरकार की सूझबूझ का परिणाम था कि आज हमारा देश एक मजबूत हाथों में है। कोशिशें बहुत हुई, छोटे मोटी कोशिशें होती रहती हैं। अभी आप देखिए, जब ये सिचुएशन नेपाल में पैदा हुई तो शिवसेना सांसद थे, उन्होंने ट्वीट किया, संजय राउत जी ने। संजय राउत जो सुबह सुबह, जिनको महाराष्ट्र का भूपू कहा जाता है, वो सुबह सुबह उठते हैं और कुछ ना कुछ बयानबाजी करके सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया। तो ये हर बार ये उम्मीद लगाना कि भारत में ही कुछ हो जाएगा, ये तो मूर्खतापूर्ण बातें हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लगातार किसी सरकार का बने रहना, नरेंद्र मोदी का लगातार देश के जनता का दिल जीतना, खरे उतरना उनकी उम्मीदों पर, ये तो कोई गलत बात नहीं है। अब अन्य देशों को ले लीजिए, वहाँ पर कुछ देशों में लोकतंत्र नहीं है, चाइना में आप देखिए। लेकिन भारत जैसे देश में तो प्रधानमंत्री चुन कर आते हैं, उन्हें जनता हर 5 साल पे चुनती है। और इसका परिणाम ये है कि जब हम लोग देखते हैं, अगर स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट में, लगातार 5, 10, 15 सालों से कोई सरकार टिकी हुई है, तो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। बिजनेसमैन हुए या बाहर से आने वाली कंपनियां हुई, इन्वेस्टमेंट्स हुए, तो जो इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं उनका ये मानना होता है कि अगर ये सरकार लगातार बनी हुई है तो ये अपनी नीतियों को, इसकी नीतियां भी आगे बढ़ती रहेंगी। तो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट अगर लगातार बनी हुई है तो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, दुष्परिणाम भी हैं। लेकिन आप ये कह दो कि भारत श्रीलंका बन जाए, भारत बांग्लादेश बन जाए, भारत नेपाल बन जाए, तो भारत बांग्लादेश बन जाए, तो कोशिशें बहुत हुई हैं, लेकिन भारत बहुत अलग देश है। भारत एक विविधता वाला देश है। भारत में आप एक किसी पर्टिकुलर रीजन में चले जाए, कोई मुद्दा मैटर करता है। किसान आंदोलन ही लीजिए, क्या किसान आंदोलन देशव्यापी था? नहीं, किसान आंदोलन देशव्यापी नहीं था, वो सीमित था पंजाब और हरियाणा तक। CAA का प्रोटेस्ट सिर्फ दिल्ली तक सीमित था। दिल्ली से ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि मुसलमानों को सताया जा रहा था। उस समय बताया गया कि आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, आपकी नागरिकता रद्द हो जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्या किसी की नागरिकता गई? नहीं गई। जो लोग CAA पे बैठ के हल्ला मचा रहे थे, जो छाती पीट रहे थे, सीना पीट रहे थे कि हमारी नागरिकता चली जाएगी, किसी की नागरिकता गई? नहीं गई। तो ऐसा नहीं है, कोशिशें बहुत हुई, लेकिन ये सरकार की समझबूझ, सरकार के अंदर बैठे अधिकारियों, सरकार को चलाने वाले, स्पेशली नरेंद्र मोदी इन सब सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, एसेस करते हैं। और उनके साथ हैं अमित शाह, जो इन सब सिचुएशन से निपटने में बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। तो इन लोगों ने इन स्थितियों को टाला है और इसके लिए इनको तारीफ़ करनी चाहिए कि हमारे देश में भी ऐसे नेता हैं जिन्होंने इन स्थितियों को टाला। जब देश को अराजकता में ढकेला जा सकता था, जब देश को अंधकार में ढकेला जा सकता है। नेपाल में क्या हो रहा है? नेपाल में आंदोलन जेनजी का शुरू हुआ। उसे कुछ लोगों ने पहले फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर आदि जो प्लेटफॉर्म थे उनको बैन करने पर बताया गया कि जो युवा वर्ग है वो नाराज़ है। लेकिन युवा वर्ग इससे नाराज़ नहीं था। नेपाल का युवा वर्ग नाराज़ था बेरोज़गारी से। नेपाल का युवा नाराज़ था असमानता से।
आप देखिए नेपाल में बहुत गरीबी है। नेपाल के लोग, आप चले आइए, नेपाल की आधी आबादी भारत में आके रहती है। आप बैंगलोर चले जाओ, आप दिल्ली चले जाओ, आप हैदराबाद चले जाओ, किसी भी बड़े शहर में चले जाओ, आपको वहाँ नेपाल के लोग मिलते हैं। नेपाल के लोग वहाँ काम कर रहे हैं, चाहे खाना बनाने में हो, चाहे किसी होटल में हो, चाहे किसी भी अपार्टमेंट में हो, वहाँ सफाई करने वाला हो, खाना बनाने वाला हो, तो वो सारे नेपाली लोग हैं। तो नेपाल में हुआ ऐसा कुछ है कि नेपाल के जो शासक हैं, प्रशासक हैं, जो नेता हैं, वो सब आपस में मिले हुए हैं। नेपाल में कभी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आती है। नेपाल में जब चुनाव होते हैं तो कभी इस पार्टी की सरकार, कभी उस पार्टी की सरकार, और इनडायरेक्टली वही पार्टी जो पहले सरकार में थी, अब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो कोई दूसरा है, लेकिन उस पार्टी के सहयोग से वो प्रधानमंत्री बन जाता है जो पार्टी अभी कुछ दिन पहले सत्ता में थी। तो जो नेपाल के युवा थे इससे परेशान हैं। नेपाल के युवा इससे परेशान थे कि वो, आप तो नेताओं के बेटे पढ़ रहे हैं विदेशों में, अच्छे अच्छे कॉलेजों में, अच्छे अच्छे स्कूल में, और जो आम नेपाली लोग हैं उनके लिए खाने के लिए भी नहीं है। वो परेशान हैं, वो 2 टाइम की रोटी के लिए परेशान हैं, और वो सोशल प्रदर्शन हो रहा है। वही बड़े बड़े नेताओं के बच्चे सोशल मीडिया पे प्रदर्शन करते हैं अपनी वेल्थ का, अपनी रिच लाइफस्टाइल का। तो उसका असर हुआ ये आंदोलन। और ऐसा भी नहीं है कि ये आंदोलन पूर्ण छात्रों का आंदोलन है, इसमें कुछ बाहरी शक्तियाँ भी हैं जो इन्वॉल्व हैं। जो सबसे ज़्यादा चांसेस, संभावना ये लग रही हैं कि अमेरिकन डीप स्टेट और चाइना के बीच का ये आपसी झड़प का नतीजा है, आपसी खींचतान का नतीजा है जो नेपाल में हुआ। क्योंकि जो केपी शर्मा ओली थे वो विशेष तौर पर उनका चीन की तरफ रुख ज़्यादा था, चीन की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा था। और अमेरिका कुछ दिन से परेशान है, जब से भारत, चाइना और रूस SCO समिट में मिले, कुछ चीज़ें हुई, तो अमेरिका भारत को भी टाइट करना चाहता है, भारत के भी पड़ोसियों पे पूरी तरह से नज़र रखना चाहता है। अमेरिका भारत के पड़ोसियों पे भी पूरी तरह से नज़र रखना चाहता है कि जिससे चेक्स एंड बैलेंसेस बने रहें, और चाइना पे भी, क्योंकि चाइना की नेपाल में दखलंदाजी बढ़ गई थी। तो वहाँ के नेपाल के कुछ NGO हैं जिनकी फंडिंग अमेरिका से होती है। कुछ जो वहाँ के एक नेता हैं, बालेन शाह, काठमांडू के मेयर हैं, उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रही है, जिन उनको पसंद कर रहे हैं। वहाँ की जो यंग जनरेशन जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है, वो कह भी रही थी कि आप आइए प्रधानमंत्री बन जाइए। तो वो भी 1-2 बार यात्रा कर चुके हैं अमेरिका, वहाँ के अधिकारियों से मिल चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरे छात्रों का आंदोलन है। छात्रों का आंदोलन था, लेकिन छात्रों के आंदोलन को एक वेल मैनर में ऑर्गेनाइज किया गया, इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया कि उसको देशव्यापी बनाया गया। पूरे देश में तोड़फोड़ हो रही है। ठीक है, आपने आंदोलन किया, सारी चीज़ें की, लेकिन इससे नेपाल का फ़ायदा क्या हुआ? आप सत्ता परिवर्तन के लिए आंदोलन कर सकते थे, आपने हिल्टन जैसे होटल को आग लगा दी। तो ये नुकसान किसका हुआ? नेपाल का नुकसान हुआ। आपने इतनी सरकारी संपत्तियां जला दी, नुकसान किसका? नेपाल का नुकसान हुआ। अब इन चीज़ों को, नेपाल में जितना नुकसान हुआ है उसको इस्टेब्लिश करने में उनको 30 साल लगेगा, क्योंकि आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, आपके पास पर्यटन है, उसके अलावा आपके पास कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं है जिससे आपकी बहुत ज़्यादा अर्निंग है, आपका देश रिच है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं नेपाल के पास। तो इस आंदोलन का नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो छात्रों को यहीं पे रुक जाना चाहिए था। आपने की चीज़ें, आपने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन आपने नेताओं के घर में घुसकर उनके घर वालों को पीटा, मारा, यहाँ तक कि कुछ नेताओं के परिवारजनों की मृत्यु भी हो गई। तो अब तो ये आंदोलन हिंसक हो चला है ना। आंदोलन किसी भी देश, किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की आत्मा होता है, लेकिन आंदोलन तब उस हिसाब से किया जाना चाहिए जिसमें किसी सामने वाले को नुकसान ना पहुंचे। आपके नेताओं के प्रति नाराजगी थी नेताओं से, आपने वित्त मंत्री को दौड़ा के पीटा, आपने प्रधानमंत्री को अपने देश छोड़ने पे मजबूर कर दिया, आप उनके घर में घुस गए, आग लगा दिए, आपने सब कुछ किया, लेकिन आप अपने ही देश की संपत्तियों को आग लगा के आप कभी भी एक अच्छा राष्ट्र नहीं बन सकते।